हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभ्यास के प्रश्न देखे। आज हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो स्वाध्याय के प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपको पता है शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखा जाता है, बराबर। तो स्वर और व्यंजन, स्वर के अंदर पहले और फिर अ से औ तक की मात्रा, बराबर। तो ऐसे यहाँ पर दो शब्द हैं, दो लाइन है, अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन। तो अब अ के ऊपर से दो शब्द है। वैसे आपको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो स्वर अ से दो शब्द है, अभ्यास और अभिवादन, बराबर। अब भ आधा है और एक भ के साथ एक ही मात्रा है। तो हम पहले अभ्यास लेंगे और फिर अभिवादन लेंगे, बराबर। फिर है विनय, संध्या, प्रगति। तो अब कौन सा शब्द पहले आएगा? तो प। आप बोलते जाओ तो आपको पता चल जाएगा। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और स। तो प प्रगति, विनय और संध्या। वैसे ही अब दूसरी लाइन देखेंगे, महकना, संग्राम, सावर, हमदर्द, चिराग। तो यहाँ पर चिराग, फिर महकना, संग्राम और शायर। तो उसमें कौन सा स पहले होगा? शरबत का स, यस। तो शायर और फिर संग्राम और उसके बाद ह तो हमदर्द, बराबर। तो ये शब्दकोश के क्रम में आपको लिखना है। अब एक बात आपको बतानी है कि अभ्यास में जो हमने पत्र देखा था, इस बार परीक्षा में भी आपको प्रश्न पूछा गया था पत्र का, बराबर। तो पत्र के अंदर आपको कहाँ क्या लिखना है वह समझाया था। जैसे कि जो माता पिता या बड़े लोगों को जो हम लिखते हैं, यानी कि बड़े भाई बहन हो या कोई हमारे सगे संबंधी हो, तो बड़े हो तो वहाँ पर पूज्य लिख सकते हैं, बराबर। गुरु है वहाँ पर भी पूज्य लिख सकते हैं। पर हमें कोई अधीक्षक अधिकारी को लिखना है तो वहाँ पूज्य नहीं लिख सकते, वहाँ महादेव माननीय लिख सकते हो। समझ में आई बात? फिर से आप हमारे लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी के पीछे है, देखो आप, वो एक बार देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पत्र है और वहाँ पर क्या लिखना है। बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अभी भी एक हमारी वार्षिक परीक्षा बाकी है, उनमें भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना आप। और अब तो आप 9वीं कक्षा में आओगे तो वहाँ पर भी पत्र ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको बहुत काम की चीज़ है ये, तो ध्यान में रखना। और पत्र लिखते समय ज़रूर देखो कि आपको किससे पत्र लिखना है और कौन सा पत्र लिखना है, वहाँ आप क्या लिख सकते हो, बराबर।
और उसके बाद लिखने की शुरुआत करना। तो यहाँ पर आपको एक पत्र पूछा गया है कि मित्र को पत्र लिखो, तो मित्र को पत्र लिखना है, तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखोगे मेरा प्रिय मित्र या सहेली, जो भी लिखना हो, बराबर। अब हमारा स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न कि इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे प्रशासकीय शब्द कौन कौन से हैं जो बड़े अधिकारी जी ने कहते हैं हम, वह वैसे बहुत सारे शब्द हमारे पाठ में आए हैं, तो उनमें से हमें शब्द लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? तो पहला है अधीक्षक। अधीक्षक का जो वाक्य बनाए तो मेरे पिताजी थाना अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। आप अपने शब्दों में ऐसे कोई भी वाक्य बना सकते हो जिनमें अधीक्षक शब्द आए, बराबर। अब और है वरिष्ठ। वरिष्ठ यानी बड़े लोग, बुजुर्ग, बराबर। तो बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पैसे जमा करने में मेरी मदद की। आगे वरिष्ठ। अब प्रभाग। प्रभाग यहाँ पशु कल्याण, पर्यावरण व वन संचालय का प्रभाग है। प्रभाग यानी विभाग, भाग, समझ गए? प्रभाग यानी भाग। फिर से वाक्य सुनो, क्या है? यहाँ पशु कल्याण, पर्यावरण व वन मंत्रालय, ये सब का प्रभाग है, भाग है यहाँ पर, अलग अलग, बराबर। अब है सचिव। तो सचिव के ऊपर आपको वाक्य बनाना है। तो मंत्री के सचिव ने सभी से शांत रहने की अपील की। सचिव यानी जो उनके सचिव, उनके हाथ नीचे काम करने वाले, वह सचिव, बराबर। अब कनिष्ठ। कनिष्ठ के लिए क्या वाक्य बनाओगे? तो वरिष्ठ अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन किया। समझ गए आप? वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी यानी कि छोटे अधिकारी को, सीनियर और जूनियर जो कहते हैं, वह को मार्गदर्शन दिया, समझा दिया। समझ गए? अब आप अपने शब्दों में ये वाक्य बनाओगे। फिर से कौन कौन से शब्द है? अधीक्षक, वरिष्ठ, प्रभाग, सचिव और कनिष्ठ। वरिष्ठ, कनिष्ठ विरोधी शब्द आ गए, पूछा जाए तो आप ध्यान में रखना, बराबर। तो अब आगे प्रश्न देखते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषणों का। अब आपको यहाँ विशेषण शब्द दिए हैं, जैसे कि दयावान। तो दयावान संज्ञा पर से विशेषण शब्द बना है। आगे आप लोगों ने पढ़ा था 6ठी कक्षा में कि संज्ञा शब्द पर से विशेषण शब्द बनाकर
वाक्य प्रयोग कीजिए। रंग, रंगीन, याद आया आप लोगों को? तो यहाँ पर भी ऐसे शब्द है। दया, दयावान, तो दया संज्ञा हो गई और दयावान ये विशेषण है। तो अब उसके ऊपर से आपको वाक्य बनाने हैं। तो क्या वाक्य बनाओगे? अपने शब्दों में आप वाक्य बनाना शुरू करोगे। कोई भी वाक्य बनाओ, जैसे कि ए पुजारी बहुत दयावान है। हमारे पास में एक धनिक है पर वो बहुत दयावान है। दया करने वाला, दयावान, दयालु, दयालु तो नहीं कह सकते, दयालु अलग शब्द है। दयावान, दया करने वाला, बराबर। अब आगे मूल्यवान, मूल्य संज्ञा शब्द है। मूल्यवान वो विशेषण शब्द हो गया। कीमती, मूल्यवान जिन्हें कहते हैं वो। संग्रहालय में ये चीज बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान चीज को अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। आप अपने शब्दों में बनाओ। मूल्यवान। कृपालु, कृपा संज्ञा शब्द है, उसके ऊपर से विशेषण शब्द आया कृपालु। ईश्वर बहुत कृपालु है, कृपा करने वाला, कृपालु, बराबर। थोड़ा सा, ये विशेषण शब्द ही है, थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। समझने के लिए थोड़ा सा समय होना जरूरी है। आप अपने शब्द में वाक्य बनाओगे। अच्छा, आज मेरा अच्छा दिन जाए तो बहुत अच्छा है। इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। आप बना सकते हैं। सुंदर, सुंदर मेरी बहन का नाम है। मेरे माता का स्वभाव बहुत सुंदर है। हमारा घर बहुत सुंदर है। गांव की अंदर सुंदर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा छोटा है पर सुंदर है। लिख सकते हो। कोई भी वाक्य इस तरह से बना सकते हो। अब है प्रिय। मेरा प्रिय गाना ये है, मेरा प्रिय मित्र ये है। आप लिख सकते हो खाने की चीज़ पर, कोई भी चीज़ पर। मुझे गीत गाना बहुत प्रिय है। मुझे चित्र दौड़ना बहुत प्रिय है। मुझे मीठी चीज़ खानी बहुत प्रिय है। आप बनाओ। अब प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ सभी जगह पर आपने देखा है गुजरात हिंदी है तो गुजराती मातृभाषा में अनुवाद करना है। यहाँ हिंदी में अनुवाद करना है। हिरण નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। हिरण नदीनी, तो हिरण नदी की पश्चिम बाजू सूरत दादा जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, बराबर। संध्या टाणे पंखीओना टोळा પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર वर्षानी शुरुआत थई। अब इन्हें हमें
हिंदी अनुवाद करना है तो क्या करेंगे? संध्या के समय पक्षियों के समूह अपने घोंसलों की ओर, यहाँ और के पास एक मात्रा होगी, दो नहीं, घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। यहाँ पर भी और के और के साथ एक मात्रा होगी। तभी रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। बराबर। अब आगे, સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। सब असह्य गर्मी की पीड़ा में से मुक्ति का अनुभव या आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पंखी અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા। सिर्फ मानव ही नहीं, सिर्फ लिखो या केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का, साता यानी शांति का अनुभव करने लगे। बराबर। तो ये हमारे गुजराती में अनुवाद, गुजराती से हिंदी में अनुवाद। अब आगे और एक प्रश्न है कि अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो कहानी क्या है? एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, कहानी आगे बढ़ानी है। अब क्या करोगे? तो इतना लिखकर फिर आप लिखो कि छोटे का नाम भोलू था, भानु था, कुछ भी, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। बराबर। यहाँ बड़े का नाम रामू बताया है तो कालू बता दो। अब यहाँ आगे कहानी बढ़ानी है तो ये दोनों बेटों बड़े होकर अच्छा नाम कमाना चाहते थे। बड़े बेटे को सैनिक बनना बहुत पसंद था, इसीलिए वह बड़ा होकर सैनिक में देश की रक्षा के लिए जुड़ गया। छोटे बेटे को जमीन से यानी कि वनस्पति से बहुत लगाव था, तो वह किसान बनने के लिए तैयार हो गया। कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में बड़े बेटे ने अपना बहुत अच्छा काम बताया, यानी कि देश की अच्छी तरह से रक्षा की और अपना नाम कमाया। छोटे बेटे ने किसान बनकर खेत के अंदर अपना नाम बनाया और एक अच्छा काम किया। इस तरह से दोनों बेटों ने अपने पिता की नामना बढ़ाई या पिता का नाम रोशन किया, और तब पिता भी खुश हुए और उनके दोनों बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सच कर गया।
देश के लिए लड़ने जा रहा है, इसीलिए जय जवान। और छोटा बेटा जिन्हें मिट्टी से बहुत प्रेम है और इसीलिए वो किसान बन गया, तो जय जवान और जय किसान दोनों ने अपना अपना नाम कर लिया, है ना। तो इस तरह से ये आपको अपने शब्दों में कहानी लिखनी है, बराबर। आपको और योग्यता विस्तार। अब योग्यता विस्तार में क्या है, तो कच्छ के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। आपके पास कुछ और जानकारी जो हो तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, बराबर। कच्छ के दर्शनीय स्थलों के चित्र इकट्ठे कीजिए। दर्शन के योग्य जो चित्र होते हैं तो वह आप इकट्ठे करो। कच्छ की यात्रा का आयोजन कीजिए। कहीं घूमने जो जाना हो तो कच्छ की यात्रा का आयोजन करो, जिसमें साथ में ले जाने की चीज़ें तथा यात्रा के स्थानों का क्रम बनाकर यात्रा का नक्शा रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी कि सिर्फ कच्छ में ही नहीं, कोई भी प्रवास में आप जाओ तो साथ में क्या ले जाओगे, वहाँ क्या देखने लायक है, तो उनका एक नक्शा, एक रूपरेखा तैयार करो, जिस वजह से आप वहाँ तक जाते हो तो कुछ आपका छूट न जाए, कुछ रह न जाए, कोई चीज़ ऐसी जो आप न ले जाओ और वहाँ पर काम आई, तो आप उसका एक लिस्ट बनाओ, रूपरेखा बनाओ, तो आपके लिए काम आएगी। अपने जिले के दर्शनीय स्थलों के चित्र तथा उनकी विशेषताओं का प्रकल्प कार्य यानी कि प्रोजेक्ट कार्य करवाइए। यानी कि यहाँ आपको क्या करना है, हमारे जिला हमारे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों का वलसाड़ जिला है, किसी का नवसारी जिला है ना। तो हमारा जो जिला है उस जिले के अंदर क्या क्या देखने लायक है वो उनकी आप यादी बनाओ। उनका जो चित्र हो आपके पास तो वो इकट्ठे करो और ध्यान में रखो कि ये देखने लायक है, बराबर। तो यहाँ हमारा ये दूसरा लेसन कच्छ की सैर खत्म होता है। आपको मैंने निबंध के रूप में भी पढ़कर सुनाया है, जिस आप लिख सकते हो। कच्छ के अलावा कोई और स्थल है आपके पास, आपने देखा है या आपने देखा नहीं है पर उनकी जानकारी है, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, मेरा प्रवास, मेरा यादगार प्रवास, मेरी यादगार यात्रा, आप कुछ भी हो तो उनमें आप लिख सकते हो। पत्र लिखना हो तो पत्र के अंदर भी टूक में आप लिख सकते हो, अपने मित्र को बताओ कि यहाँ ये देखने लायक है, तो आप जरूर वहाँ समय निकाल कर जाओ। या फिर हम सब मिलकर जाना चाहते हैं तो वहाँ आप भी आओ, पत्र में आप पूछ सकते हो, कह सकते हो, ओके। तो ये स्वाध्याय के प्रश्न आप लिख कर तैयार रहना। अब हमारे वार्षिक परीक्षा में सभी लेसन होंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना और ये पीछे के जो लेसन हैं उनके ही ज़्यादा प्रश्न होंगे, बराबर। तो पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना। थैंक यू।